morning, dear students. Dear students, today we are going to start a new chapter. The chapter name is Introduction to Euclid's Geometry. Introduction to Euclid's Geometry. In this chapter, we will try to understand the concept of geometry related to Euclid. यूक्लिड ने ज्योमेट्री से रिलेटेड क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पर डेवलप किया है, उसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट हम इंट्रोडक्शन अगर देखते हैं, इंट्रोडक्शन में होता क्या है। जैसे कुछ पर्सन आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनको इंग्लिश के बारे में जानकारी है नहीं, लेकिन वे इंग्लिश बोलते हैं, यूज़ करते हैं अपने लैंग्वेज में। जैसे कोई कहता नहीं कि मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, तो डिस्टर्ब हूँ तो डिस्टर्ब की मीनिंग उसे पता नहीं है। वो यूज़ तो कर लिया वर्ड, लेकिन उसकी मीनिंग उसे पता नहीं है कि क्या होती है एग्जैक्ट मीनिंग। वैसे पहले भी होता था, लोगों ने ज्योमेट्री से रिलेटेड चीज़ें डेवलप की। कोई अपना हाउस बनाएगा, कोई ड्रेनेज बना रहा है, कोई बाउंड्री बना रहा, मतलब इसका यूज़ लोग करते थे। लेकिन एग्जैक्ट जो इसकी डिफिनीशन थी, जो एग्जैक्ट वैल्यू इसकी डिफ़ाइन की जाती थी, उसको उनके बारे में कभी ना उन्होंने सोचा, ना कभी उसके बारे में उन्होंने उसे यूज़ किया। ऐसे पहले जब होता था, बाढ़ आ जाती थी, नील नदी थी, तो नील नदी में जब बाढ़ आती थी तो मिस्र के लोग क्या करते थे, उनकी जो ज़मीन होती थी वे आपस में मिल जाए। आपस में जब मिल जाते थे तो बाउंड्री कोई क्लियर होती नहीं थी, तो लोग अपनी बाउंड्री क्लियर करने के लिए भी एरिया का यूज़ करते थे। लेकिन वह एरिया निकालने का जो तरीका उनका था, जो सोचने का तरीका उनका था, वो कुछ डिफरेंट था। वो यूज़ तो करते थे, बट उसे इस प्रकार से यूज नहीं करते थे कि जो सबके लिए अप्लाई हो। ऐसे इंडिया में आ जाइए, इंडिया में आप देखेंगे मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, इन सब की खुदाई जब की गई तो वहाँ पता चला कि बहुत अच्छे अच्छे वेल डिफाइंड वहाँ पर स्ट्रक्चर थे, हाउसेस के थे, रोड्स पैरेलल थी, वहाँ पर जो लैट्रिन, बाथरूम, किचन, ये सब का जो कमरा था उसकी भी साइज़ डिफरेंट डिफरेंट कलर के थे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के वहाँ पर डिफ़ाइन किए गए थे। कहने का क्या मतलब है कि ज्योमेट्री लोग यूज करते थे, बट उसको एक प्रॉपर वे में नहीं यूज करते थे। ऐसे आप देखेंगे अपने यहाँ का जो शास्त्रिक एक साइन होता है, उसमें भी ज्योमेट्री का यूज़ है। ऐसे ही अगर आप आ जाएंगे ज्योतिष शास्त्र में, तो ज्योतिष शास्त्र में भी ज्योमेट्री का यूज लोग करते थे, तारों की गणना करने के लिए, उसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए। लेकिन एक प्रॉपर वे में, एक मैथमेटिकल वे में इसके बारे में कुछ विशेष डिफिनीशंस और रिजल्ट्स, पास्टुलेट्स, एग्जाम्स या ये सारी चीज़ें डेवलप नहीं की गई थी। वैसे ज्योमेट्री का अगर मीनिंग आप निकालोगे, जियो मीन्स अर्थ होता है, मेट्री मीन्स मेजर। तो जहाँ तक पहले क्या लोग सोचते थे कि जो ज्योमेट्री है उसका यूज़ जो किया जाता है वो अर्थ के लैंड को नापने के लिए किया जाता है। बेसिक सा कॉन्सेप्ट उनका यही था। लेकिन ये एक ब्रांच बना, आगे चल के धीरे धीरे इसमें डेवलपमेंट हुआ। तो जब डेवलपमेंट हुआ तो उसमें ब्रांच क्लियर हुआ कि ये भी मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है और इसमें भी क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, जो फिगर से रिलेटेड हैं, जो स्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं, जिन्हें आप डिफ़ाइन करते हो प्लेन में या स्पेस में। ये सारी चीज़ें जो हैं ज्योमेट्री के थ्रू ही क्लियर होती हैं। तो क्या हुआ कि इसका प्रूफ कैसे किया जाए। तो थेल्स एक मैथमेटिशियन थे, उनका एक शिष्य था जिसका नाम पाइथागोरस था, जिसे आप लोग जानते भी होंगे। पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी पढ़ा होगा, पाइथागोरस थ्योरम भी पढ़े होंगे, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे फेमस फार्मूला है। इन लोगों ने डेवलपमेंट किया। आगे चल के यूक्लिड भी एक मैथमेटिशियन थे, अलेक्जेंड्रिया में ये पढ़ाते थे मैथमेटिक्स। उन्होंने ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट अपने डेवलप किया और उसको एक सीक्वेंस में अरेंज किया, एक सीक्वेंस में उसको अरेंज किया और एक उन्होंने बुक लिखा जिसका नाम एलिमेंट्स था। उस एलिमेंट्स बुक को उन्होंने 13 पार्ट्स में डिवाइड किया। हाउ मेनी पार्ट्स ही हैव डिवाइडेड? 13 पार्ट्स में उसको उन्होंने डिवाइड कर दिया। और डिवाइड करने के बाद उसमें से जो चैप्टर्स बने, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स उन्होंने बनाए। 13 चैप्टर्स उसमें डिवाइड किए गए और जिसमें से उन्होंने उसमें 23 डिफिनीशंस जनरेट किए। 23 डिफिनीशंस जनरेट किए हैं और कुछ एक्सियम्स भी दिए हैं, कुछ पोस्टुलेट्स भी दिए हैं। तो पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे कि क्या डिफिनीशंस उन्होंने दिया है, उसके बाद हम डिफरेंस समझें कि एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स में क्या डिफरेंस है, थ्योरम क्या है। इन सब के बारे में हम पहले बेसिक जानकारी लेंगे।
तो डिफिनीसन उन्होंने क्या दिया, यहाँ पर 7 डिफिनीसन हमने राइट किया है और उन्हीं के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। बाकी और डिफिनीसन उन्होंने दिया है बट 1 to 7 आपके चैप्टर्स में इंक्लूड किए गए हैं। जो भी चैप्टर्स आप आगे भी पढ़ोगे ज्योमेट्री से रिलेटेड तो इन्हीं के बेसिस पर उसको हम डेवलप करेंगे, ठीक है। इन्होंने जो डिफिनीशंस दिए उसे मैथमेटिशियन जो थे उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, इसको अनडिफाइंड मान लिया है। क्यों अनडिफाइंड मान लिया है ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो फर्स्ट डिफिनीशन अगर हम देखें यूक्लिड की तो उन्होंने कहा कि अ पॉइंट इज़ दैट विच हैज़ नो पार्ट। उन्होंने कहा कि पॉइंट क्या है, पॉइंट एक ऐसी वैल्यू है जिसका कोई पार्ट नहीं है, कोई पार्ट नहीं है। अब इसमें देखिए आप पॉइंट की डिफिनीशन दे रहे हो लेकिन यहाँ पर एक अनडिफाइंड वर्ड आप और भी यूज कर रहे हो, पार्ट का आप कुछ भी नहीं बताए, एक रीज़न निकला। दूसरा उन्होंने कहा है कि अ लाइन इज़ ब्रेथलेस लेंथ। लाइन क्या होता है, जो ब्रेथलेस लेंथ होता है, जिसकी कोई ब्रेथ होती ही नहीं है लेकिन लेंथ है। अब देखिए यहाँ पर इस में अगर आप देखोगे लाइन की डिफिनीशन तो उन्होंने जनरेट किया लेकिन यहाँ पर ब्रेथ और लेंथ के बारे में कुछ नहीं डिफाइन हुआ। ऐसे थर्ड में क्या है, द एंड ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स। उन्होंने कहा कि जो लाइन होता है उसका एंड जो होता है वो पॉइंट होता है। अब एंड जो होते हैं पॉइंट्स होते हैं लाइन के, इसमें उन्होंने डिफाइन किया लेकिन यहाँ पर अनडिफाइंड वर्ड आपके पास निकल ही रहा है, लाइन ऑफ पॉइंट्स। इट इज़ क्लियर। नाउ फोर्थ में उन्होंने कहा कि अ स्ट्रेट लाइन इज़ अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। उन्होंने कहा कि स्ट्रेट लाइन क्या होती है, स्ट्रेट लाइन ऐसी लाइन होती है जिस पर जितने पॉइंट्स हैं उन सब के साथ वो क्या है, एक सपाट में है, मीन्स इवनली है, वो सबके साथ ज्वाइन है, सबके साथ जुड़ी हुई है। उन्होंने बताया स्ट्रेट लाइन के बारे में। यहाँ पर देखिए अब अनडिफाइंड वर्ड क्या है, अनडिफाइंड वर्ड जैसे इवनली यहाँ पर हो गया आपका, लाइन ऑलरेडी यहाँ पर था ही। ऐसे ही फिफ्थ में देखिए अ सरफेस इज़ डैट विच हैज़ लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। उन्होंने कहा कि सरफेस की क्या डिफिनीशन उन्होंने दी है कि सरफेस क्या होता है जिसके लेंथ होती है और ब्रेथ होती है। तो लेंथ और ब्रेथ होती है। अब लेंथ और ब्रेथ की डिफिनीशन क्लियर है ही नहीं, आगे क्या रीज़न निकला, इसको भी अनडिफाइंड माना जाएगा। जितनी भी डिफिनीशन उन्होंने दिया है उसमें सबको ऑलमोस्ट अनडिफाइंड ही कंसीडर किया गया। 6 में देखिए द एड्ज ऑफ सरफेस इज लाइंस। उन्होंने कहा कि जो सरफेस का एड्ज होता है उसे हम लाइंस कहते हैं। एड्ज क्या होता है, जैसे सपोज करिए ये आपने एक सरफेस ड्रा किया, अब इस सरफेस का एड्ज, यही साइड ही तो एड्ज का काम करती हैं। अब ये जो एड्ज का काम कर रही हैं साइड्स, इनको हम लाइन कहते हैं उनके अकॉर्डिंग। यूक्लिड ने बताया कि ये भी एक लाइन होती हैं, ठीक। अब यहाँ पर लाइन ही वर्ड यूज हो रहा है और लाइन के साथ देखिए लाइन की डिफिनीशन में ब्रेथलेस और लेंथ, ब्रेथ और लेंथ को यूज उन्होंने किया था लेकिन ब्रेथ और लेंथ को उन्होंने डिफाइन नहीं किया था, इसलिए इनको हम अनडिफाइंड कंसीडर करते हैं। और लास्ट में उन्होंने क्या कहा 7th में अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइंस ऑन इटसेल्फ। उन्होंने कहा कि ये जो प्लेन सरफेस होता है, प्लेन सरफेस क्या होता है, सरफेस और प्लेन सरफेस दो चीज़ें यहाँ पर प्लेन भी सरफेस भी। तो जो प्लेन सरफेस होगा जो 2 डायमेंशनल होगा, जो 2 डायमेंशनल होगा तो वो आपका सरफेस हो जाएगा। और प्लेन सरफेस जो 3 डायमेंशनल कंसीडर भी किया जा सकता है। प्लेन हम ड्रा कर सकते हैं, 2 लाइंस, जब हम स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं तो 2 प्लेन को कनेक्ट करते हैं। प्लेन तो 2 डायमेंशनल है, जब 2 डायमेंशनल प्लेन को हम कनेक्ट कर देते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है जो 3D से रिलेटेड हो जाती है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से। अब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से अब मैं डायमेंशन के बारे में भी आपको बताऊंगा कि डायमेंशन कितने टाइप के यहाँ पर डिफाइन हुए। तो जो प्लेन होता है, प्लेन सरफेस, उसमें उन्होंने कहा कि अ प्लेन सरफेस इज़ अ सरफेस, एक प्लेन सरफेस ऐसा सरफेस होता है विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइंस ऑन इट सेल्फ। वह अपने उस पर जितने भी स्ट्रेट लाइन है सबके क्या है, इवनली है, सबके साथ जॉइंट है। तो ये उन्होंने कहा। अब देखिए जो चीज़ें उन्होंने डेवलप किया, पॉइंट के बारे में क्या किया, पॉइंट के बारे में उन्होंने पूरा डिस्कस नहीं किया। पार्ट ला दिया तो पार्ट लाने से क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया। तो पॉइंट है और आपके पास अब पॉइंट है तो इसकी भी कुछ डायमेंशन होगी। डायमेंशन के बारे में उन्होंने डिस्कस नहीं किया। डायमेंशन कितने टाइप के हो सकते हैं,
लाइन कितने डायमेंशन का है, सरफेस कितने डायमेंशन का है, इन सब के बारे में डिस्कस अगर किया जाए या सोचा जाए, लाइन कितने डायमेंशन का होगा, 1 डायमेंशनल है तो 1 डायमेंशनल हो गया, तो लाइन आपका 1 डायमेंशनल हो गया, सरफेस 2 डायमेंशनल हो गया। अब आप किसी भी स्पेस में रखी हुई चीज़ का अगर आप वॉल्यूम निकालिए तो वो क्या हो जाएगा, वो 3 डायमेंशनल हो जाएगा। तो हमारे पास कितने डायमेंशन से रिलेटेड चीज़ें आई, 3 डायमेंशन से। एक 1 डायमेंशनल होता है, एक 2 डायमेंशनल होता है, एक 3 डायमेंशनल होता है। यहाँ पर उन्होंने जो डिफिनीशंस दिए, आगे चल के इसमें कुछ पार्ट्स ऐसे मिले हर डिफिनीशन में कि वे क्या थे, अनडिफाइंड थे, जिनके बारे में हम डिफाइन नहीं कर सकते थे। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, मैथमेटिशियन जो थे उन्होंने इसको क्या किया, यहाँ पर एक्सेप्ट ना करके इन्हें क्या कर लिया, यूनिवर्सल ट्रुथ कंसीडर करने लगे। यूनिवर्सल ट्रुथ कंसीडर किए कि ये चीज़ें यूनिवर्सल ट्रुथ हैं, इनके साथ कोई हम छेड़खानी नहीं करेंगे, इनको जैसे ये हैं इनको ऐसे ही हम एक्सेप्ट कर लेंगे। इट इज़ क्लियर। कहने का मतलब अनडिफाइंड का क्या मीनिंग निकला कि जो जैसी चीज़ आपको दी गई है वो उसकी डिफिनीशन नहीं जनरेट हुई है, उसे आप ऐसे ही एक्सेप्ट कर लीजिए। इट इज़ क्लियर। नाउ लेट अस try to understand what is the means of axioms, what is the means of postulates, what is the means of lemma, algorithm, theorem. These are the points we will discuss in our next slide. Dear students, let us see what is the meaning of axioms. And what is the meaning of postulates. These are the 2 points we will discuss about these 2 points, 2 words. What is the meaning of axioms, what is the meaning of postulate. क्योंकि जो यूक्लिड थे उन्होंने axioms और postulate के बारे में बताया, और भी हम बताएंगे, बट पहले इसको हम डिस्कस यहाँ पर कर लें। देखिए axioms क्या होते हैं, postulates क्या होते हैं। जनरली जो postulates होते हैं इनका यूज़ हम करते हैं ज्योमेट्री में। कहाँ यूज करते हैं, ज्योमेट्री में। इसका भी यूज़ उन्होंने ज्योमेट्री में किया है, बट ये जनरली न्यू जनरेशन जो आई मैथमेटिक्स, यानी कि उन्होंने इसे क्या किया, इसे अलजेब्रा में यूज करने लगे। किसमें, अलजेब्रा में। अब ये जनरली अलजेब्रा में ही यूज होता है। मैथमेटिशियन आज के जो हैं वे इसे क्या कंसीडर करते हैं, दोनों को एक ही मान लेते हैं कि दोनों नियर अबाउट एक ही हैं, ऑलमोस्ट सेम वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं, इनको हम एक ही ले लेते हैं। ये यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं। ये क्या होते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं। मींस ये सेल्फ प्रूवन स्टेटमेंट होते हैं। क्या होते हैं, सेल्फ प्रूवन स्टेटमेंट होते हैं। इनको प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे हैं वैसे आप एक्सेप्ट कर लीजिए। ओके। नाउ अब आपको देखिए, मैथमेटिक्स में कोई भी चीज़ अगर आपको दी जाए, कोई भी स्टेटमेंट आपको अगर कहा जाए, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है, और उस रीज़न को अगर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हम आगे आने वाली चीज़ों को भी अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। तो एक्सियम्स क्या है, सेल्फ प्रूवन स्टेटमेंट्स हैं। पोस्टुलेट्स भी क्या है, सेल्फ प्रूवन स्टेटमेंट्स होते हैं। और अब इन्हीं एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स की हेल्प से हम थ्योरम्स प्रूव करते हैं। जो स्टेटमेंट्स आपको दिए जाएंगे उनको हम प्रूव करते हैं। मीन्स थ्योरम क्या होता है, थ्योरम एक स्टेटमेंट होगा, उस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हम एक्सियम्स, पोस्टुलेट्स और कुछ उसके पहले भी प्रूव किए हुए स्टेटमेंट्स को हम कंबाइंड करके प्रूव करते हैं। किसे, थ्योरम को प्रूव करते हैं। किसे प्रूव करते हैं, थ्योरम को प्रूव करते हैं। अब स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट अगर कोई अगर दे रहा है तो वह या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, जो भी स्टेटमेंट होता है। अब स्टेटमेंट सपोज करिए मैंने दिया, सम ऑफ 2 एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। सम ऑफ 2 एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री इज़ द डिफिनीशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की डिफिनीशन हमने जनरेट किया कि 2 एंगल को अगर आप सम करोगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। ये एक स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट को आप प्रूव करोगे, एंगल की डिफिनीशन से प्रूव करते हैं, एंगल की डिफिनीशन से प्रूव करते हैं ना। तो अगर हमने कहा कि जैसे सम ऑफ लीनियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब लीनियर एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है, इसे हम प्रूव कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट्स जो होते हैं, थ्योरम्स जो होती हैं, उनको प्रूव किया जाता है।
स्टेटमेंट और थ्योरम का जो है मीनिंग सेम ही निकलता है, चाहे स्टेटमेंट कहें चाहे हम थ्योरम कहें। अब स्टेटमेंट क्या है, वो सेंटेंस एक बना है, एक सेंटेंस आपको प्रोवाइड करवाया जाता है, वह सेंटेंस क्या होगा, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। उस सेंटेंस को आप प्रूव करते हो। प्रूव करने के लिए क्या यूज करते हो, प्रूव करने के लिए आप क्या यूज करते हैं, आप एक्सियोम्स यूज करते हैं, पोस्टुलेट्स यूज करते हैं, और उनसे पहले जो आपने प्रूव किया है, बिफोर डैट वी हैव प्रूवन सब थ्योरम्स सम अदर स्टेटमेंट्स, वी विल यूज दैट axioms postulates to prove the theorem. It is clear? Now let us try to understand the axioms of Euclid's and postulates of Euclid's. Okay, see here Euclid's axioms, ये आर्डर में नहीं है, 7th axioms आपके सिलेबस में है 1 to 7, जो कि ऑर्डर में नहीं है। इसमें फर्स्ट देखिए, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन एंड अदर। उन्होंने कहा कि जो थिंग्स हैं, जो भी चीज़ें आपके पास हैं यूनिवर्स में, अगर वे दोनों किसी अदर थिंग के इक्वल हैं तो क्या होंगे, अगर अलग अलग वैल्यू उनकी अगर हम डिफ़ाइन करें, अलग अलग वैल्यू उनकी अगर हम डिफ़ाइन करते हैं, अगर हम पहले का दूसरे के साथ रिलेशन बना हुआ है, दूसरे का तीसरे के साथ कोई रिलेशन है, तो पहला जो होगा वो तीसरे से रिलेट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज करिए आपके पास किसी ट्रायंगल का एरिया दिया है, किसी ट्रायंगल का एरिया है, प्लेन से रिलेटेड है। इस ट्रायंगल का एरिया आपको पता है, सपोज करिए वी हैव द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड किसी रेक्टेंगल का एरिया आपको पता है ABC, ये भी आपका क्या है, एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। और किसी स्क्वायर का एरिया ABCD आपको पता है क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए इसका एरिया भी इतना है, इसका एरिया भी इतना है, इसका एरिया भी इतना है, मैग्नीट्यूड सबका पता है। तो ये जो वैल्यू होगी, इसका एरिया इसके एरिया के इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यही उन्होंने कहा कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, सेम थिंग मीन्स सेम वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एरिया दोनों का देखिए सेम है ना, सेम वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो इसके इक्वल है, ये जो पहला थिंग है जो इसके इक्वल एरिया रिप्रेजेंट कर रहा था, ये भी इसके इक्वल एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो वही उन्होंने कहा कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन एंड अदर, एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल होते हैं। इसे ऐसे भी अगर आप कंसीडर करिए, सपोज करिए A एक सर्कल है, B एक सर्कल है और C एक सर्कल आपके पास है। अब ये अगर B जो है C के इक्वल है, B जो है C के इक्वल है, एरिया में अगर हम कंसीडर करें V का एरिया C के इक्वल है और V का एरिया जो है A के इक्वल है, तो जो A का एरिया होगा वो C के इक्वल हो जाएगा, जो A का एरिया है वो C के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है ट्रांसटिविटी की। ट्रांसटिविटी का मतलब क्या होता है कि अगर पहला दूसरे के साथ रिलेट है और दूसरा तीसरे के साथ उसी रिलेशन से, उसी वैल्यू से रिलेट करता है जो रिलेशन आपने बनाया, जैसे एरिया का रिलेशन बनाया है, एरिया का रिलेशन यहाँ पर हमने जनरेट किया ना, ये ABC का एरिया इसके रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल है और रेक्टेंगल का एरिया स्क्वायर के एरिया से के इक्वल है। तो ये रिलेशन बना किसका, एरिया का। तो इस रिलेशन के थ्रू अगर पहले का दूसरे के साथ रिलेशन है, दूसरे का तीसरे के साथ रिलेशन है, तो पहले का तीसरे के साथ भी वही रिलेशन होगा जनरेट। ऐसे यहाँ पर भी ये सर्कल जो है इस सर्कल के इक्वल है, ए बी के अगर इक्वल है, ए क्या है बी के इक्वल है। कौन सा रिलेशन, सपोज करिए आप एरिया का ही रिलेशन ले लीजिए, ए का एरिया बी के एरिया के इक्वल है, बी का एरिया सी के एरिया के इक्वल है, तो ए का एरिया सी के एरिया के इक्वल हो जाएगा। तो ये ट्रूथ है। सेकेंड में उन्होंने क्या कहा, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। उन्होंने कहा कि अगर इक्वल वैल्यू आप ऐड करिए
तो इक्वल वैल्यू अगर आप ऐड करते हो तो जो होल वैल्यू आपको मिलती है वो भी क्या होगी, इक्वल होगी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप इक्वल वैल्यू ऐड करते हो और इक्वल वैल्यू में जो आपको मिलती है वो भी इक्वल होगी, जो होल वैल्यू आपको मिलती है वो भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो इसका क्या मतलब निकला, यहाँ पर ये वैल्यू डिफाइन कर दिया जाता है कि आप सपोज करिए आपके पास नंबर है 1/2 और 1/2, ये इक्वल वैल्यूज़ हैं। अब इसमें आप ऐड करिए, पहले मैं न्यूमेरिकलाइज दिखा रहा हूँ फिर इसको फिगर के थ्रू भी समझेंगे। इसमें हमने 1 ऐड कर दिया, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी ऐड कर दिया। अब ये वैल्यू क्या मिलेगी, दिस वैल्यू गिव्स अस 3/2 एंड दिस इज आल्सो 3/2। ये देखिए दोनों वैल्यू सेम है कि नहीं है। इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, देखिए ये 1/2 इक्वल थे, इसमें आपने इक्वल वैल्यू ऐड भी किया। अब जो होल वैल्यू मिली, जो इसको सॉल्व करने पर वैल्यू मिलती है 3/2, ये भी तो इक्वल है। तो ये आपका हो गया नंबर से रिलेटेड। ऐसे ही और भी आप ज्योमेट्री में आ जाइए। ज्योमेट्री में अगर किसी रेक्टेंगल का एरिया आपको पता है तो उस रेक्टेंगल के एरिया में कुछ एरिया आप ऐड कर दीजिए, उसी रेक्टेंगल के एरिया को ऐड करिए, उसी टाइप के रेक्टेंगल के एरिया को ऐड करिए। अब ये नहीं है कि आपके पास रेक्टेंगल का एरिया है, रेक्टेंगल है उसमें आप लाइन ऐड कर दे रहे हो, या आपके पास ट्रायंगल है उसमें आप एंगल ऐड कर दे रहे हो। तो ऐसी कंडीशन में चीज़ें इक्वलिटी नहीं दिखाएगी, इक्वल थोड़ी चीज़ आएगी। जो होल वैल्यू आएगी इक्वल थोड़ी होगी, इक्वल नहीं होगी। वहाँ पर इक्वल होने की कंडीशन क्या है, जब आपके पास जो चीज़ आपने चूज़ किया, जो थिंग आपने लिया है वो भी इक्वल ही हो। अब रेक्टेंगल अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो रेक्टेंगल को ही हम ऐड करें, ना कि हम उसमें ट्रायंगल ऐड कर दें या लाइन ऐड कर दें या एंगल ऐड कर दें। उसमें वही चीज़ें हम ऐड करेंगे जो हमने लिया है। जैसे हमने यहाँ पर 1/2 लिया, नंबर लिया, तो नंबर ही ऐड करेंगे। और जब हम नंबर ऐड करते हैं तो रिजल्ट वैल्यू देखिए हमें इक्वल मिलती है कि नहीं मिलती है। जो होल वैल्यू हमें मिलेगी वो भी इक्वल होगी। वैसे उन्होंने कहा कि इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, अगर इक्वल को हम इक्वल्स में ऐड करते हैं, जो चीज़ें इक्वल हैं उनमें हम इक्वल वैल्यू ऐड करते हैं, तो द होल वैल्यूज़ आर इक्वल। जो होल वैल्यू मिलेगा, जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो भी क्या होगा, वो भी इक्वल ही रहेगा। ओके। ऐसे ही थर्ड में उन्होंने कहा इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, इक्वल वैल्यूज़ अगर इक्वल वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो द रिमाइंडर्स आर इक्वल। तो जो रिमाइंडर आपका मिलता है वो भी क्या होता है, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इट इज़ क्लियर। तो यहाँ पर ये वैल्यू हमने डिफाइन कर लिया। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड नेक्स्ट पॉइंट्स। सी हियर फोर्थ एग्जाम्स। फोर्थ में क्या कहते हैं कि थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन एंड अदर आर इक्वल टू वन एंड अदर। उन्होंने कहा कि जो थिंग्स हैं वो अगर कोइंसाइड कर दी जाएं, यहाँ सुपरपोजिशन का कॉन्सेप्ट आपको डेवलप करने के लिए मिल गया। उनको अगर आप जो है कोइंसाइड कर दो, और कोइंसाइड करने पर अगर वो फिट उस पर सुपरपोजिशन कर ले जाती हैं, फिट बैठ जाती हैं, तो वे क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं। सपोज दैट एक सर्कल आपके पास है, ये इस सर्कल की रेडियस सपोज करिए हमने 5 सेंटीमीटर कंसीडर किया, और एक आपके पास दूसरा सर्कल है उसका भी रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर है, ओ डैश। अब इस सर्कल को इस सर्कल के ऊपर अगर आप रखते हो तो ये इस पर कोइंसाइड हो जाता है। क्या हो जाता है, कोइंसाइड हो जाता है। तो यहाँ से सुपरपोजिशन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता है कि जो चीज़ें इक्वल हैं, जो चीज़ें क्या हैं, इक्वल हैं, तो उन्हें अगर हम एक दूसरे पर रखें तो वो क्या करें, कोइंसाइड हो जाएं एक दूसरे। जैसे आपका हैंड है, इस हैंड पर इस हैंड को अगर आप रखते हो, लेफ़्ट को राइट पे या राइट को लेफ़्ट पर, देखिए ये सुपरपोज हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं। तो ये क्या है, ये दोनों एक दूसरे पर फिट बैठते हैं, तो दोनों इक्वल है ना, दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। आप ऑब्जर्व करके भी बता सकते हो। जैसे किसी की आंखें छोटी भी होती हैं, बड़ी भी होती हैं, तो क्या करता है, दूसरा आदमी देखकर उसको कहता है कि इसकी एक आंख छोटी है, एक आंख बड़ी है। बट यहाँ पर क्या उन्होंने कहा कि आप ऑब्जर्व मत करिए, आप क्या करिए, उस पर ले जाकर उसको रख दीजिए, और जब आप रख दीजिए तो देखिए
क्या वह सुपरपोजिशन के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर डेवलप कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, कोइंसाइड हो रहा है? अगर वो कोइंसाइड हो रहा है तो दोनों इक्वल हैं, अगर कोइंसाइड हो रहे हैं तो क्या हैं, दोनों इक्वल हैं। ये उनका फोर्थ एक्सियम्स बोलता है। फिफ्थ में उन्होंने कहा कि द होल इज़ ग्रेटर दैन द पार्ट। उन्होंने कहा कि होल इज़ ग्रेटर दैन द पार्ट मीन्स जो बड़ा है वह अपने पार्ट से बड़ा है, उसके जो पार्ट्स होंगे उससे बड़ा है। इसे ऐसे समझो, सपोज करो कि आपके पास ए एक नंबर है जो बी से बड़ा है, ए क्या है, बी से बड़ा है। अब बी में कुछ ऐड करना पड़ेगा, बी में क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐड करना पड़ेगा ना, तभी वह ए के इक्वल आएगा। सपोज करिए हमने बी में सी को ऐड किया तो यह ए के इक्वल आया, बी में हमने सी को ऐड किया तो ए की इक्वल वैल्यू आई। अब यहाँ से ये देखिए क्या जनरेट हो रहा है, द होल इज़ ग्रेटर दैन द पार्ट। यहाँ पर ग्रेटर दैन का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ रहा है कि जो ग्रेटर है, जो बड़ा है, वह अपने पार्ट से हमेशा बड़ा होगा। अपने पार्ट में जो वैल्यू उसमें ऐड भी करोगे उससे भी वह बड़ा होगा। इट मीन्स ए इज़ ग्रेटर दैन बी, ए इज़ आल्सो ग्रेटर दैन सी, ए इज़ आल्सो ग्रेटर दैन सी। अपने पार्ट से वह बड़ा होता है। ऐसे अगर मैं इस सर्कल के बारे में कंसीडर करूँगा तो इस सर्कल को सपोज करिए मैंने दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। अब इसके कितने सर्कल बने, 2 सर्कल्स बने, 2 पार्ट्स बने। ये दोनों पार्ट्स जो बने हैं, सपोज करिए ये, तो ये दोनों जो हैं इससे छोटे हैं कि नहीं है, छोटे, इससे छोटे होंगे। तो यहाँ पर ग्रेटर दैन का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ और यहाँ पर ये चीज़ें हमारे दिमाग में सेट हो रही, ये समझ में आ गया कि जो होल वैल्यू होती है वह अपने पार्ट से ऑलवेज ग्रेटर होती है। इट इज़ क्लियर नाउ। सिक्स्थ, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन एंड अदर। उन्होंने बताया कि अगर आप डबल करते हो किसी का टाइम्स, मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखिए डेवलप होता है। मल्टीप्लाई का जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर डेवलप हुआ कैसे, कोई आपके पास थिंग है, उस थिंग का आप डबल कर दीजिए, तो जो डबल करने पर जो आपको न्यू थिंग मिलेगी वो भी क्या होगी, वो एक दूसरे के इक्वल होती हैं। 7 में उन्होंने क्या कहा कि थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स, जो चीज़ें एक ही चीज़ की हाफ है, यहाँ थिंग्स होगा, कोई भी आप एक लीजिए उसका आप हाफ कर दीजिए। हाफ करने पर जो चीज़ें आपको मिली हैं, यहाँ पर देखिए डिवीज़न का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट होगा कि उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किए, 2 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में, 4th पार्ट, अब चाहे जितने पार्ट्स में चाहो उसको आप डिवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग, कोई आपके पास थिंग्स है, उस थिंग का आप क्या किए, हाफ किए। जो भी चीज़ें आपके पास हैं उसका आपने हाफ किया। अब उनमें से जो हाफ किए, जिसका आपने हाफ किया है, उसका जो पार्ट होगा 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। जैसे यहाँ पर देखिए 2 पार्ट्स में ये डिवाइड हो गया। अब ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, इन दोनों पार्ट को आप देखिए तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल हैं। क्या हैं, इक्वल हैं। तो ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ये यहाँ से डिफाइन हुआ। कहने का मतलब कि उनका जो कहने का एक तरीका था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, सुपरपोजिशन, ग्रेटर दैन को रिप्रेजेंट करने का, वह कुछ इस टाइप का था। इस टाइप से उन्होंने एक स्टेटमेंट बनाया जिसको आगे चल के एक्सियम्स के रूप में कंसीडर किया गया, यूक्लिड का एक्सियम्स बोला गया। फिर बाद में इसे जो है जब हम पोस्टुलेट कंसीडर करेंगे तो पोस्टुलेट में देखेंगे इनका और उनका दोनों का कॉन्सेप्ट लगभग मिलता जुलता मिलेगा। तो जो न्यू मैथमेटिशियन आए, न्यू मैथमेटिशियन ने क्या किया, दोनों को एक ही कंसीडर करना स्टार्ट कर दिया। न्यू जनरेशन में इन दोनों को एक ही कंसीडर करना स्टार्ट कर दिया गया। डियर स्टूडेंट्स, सी यूक्लिड्स 5 पोस्टुलेट्स। यूक्लिड ने जो 5 पोस्टुलेट्स दिया है वो क्या थे। फर्स्ट उन्होंने कहा कि अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। उन्होंने कहा कि एक स्ट्रेट लाइन अगर आप ड्रा करना चाहते हैं तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप एक ही स्ट्रेट लाइन ड्रा करोगे, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने केवल ये कहा कि आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर सकते हो
2 पॉइंट्स अगर आपके पास हैं तो 2 पॉइंट्स हैं, इनको आप ज्वाइन कर दीजिए और आपके पास क्या हो गया, एक स्ट्रेट लाइन हो गया। इट इज़ क्लियर। बट उन्होंने ये यूनिक वर्ड नहीं यूज किया कि आपके पास 2 अगर पॉइंट्स हैं वहाँ से आप केवल एक ही स्ट्रेट लाइन ड्रा कर सकते हो। उन दोनों पॉइंट्स को अगर आप मिलाते हो तो एक यूनिकली स्ट्रेट लाइन ही जाएगी या एक यूनिकली स्ट्रेट लाइन ही आप ड्रा कर सकते हो, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा क्या कि जो स्ट्रेट लाइन आप ड्रा करोगे, दोनों पॉइंट्स के बीच में मिलाकर, वह स्ट्रेट लाइन यूनिक होगा कि नहीं होगा, ऐसा उन्होंने नहीं रिप्रेजेंट किया। और इसे हम आज के जो प्रेजेंट टाइम में मैथमेटिक्स है, आज के लिए इसे हम क्या कंसीडर करते हैं, ये एक सेगमेंट होता है। क्या होता है, ये सेगमेंट होता है। और इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी के ऊपर बार लगा देते हैं ना। सेगमेंट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी के ऊपर हम बार को एरो से हम बाउंड कर देते हैं। और फिर हम रे को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी के ऊपर एरो का साइन लगा देते हैं ना। तो यूक्लिड ने केवल इसके बारे में बताया। अब यहाँ पर आप देखिए, अगर आपके पास 2 पॉइंट्स हैं आपके पास, सपोज करिए ये 2 पॉइंट्स ए बी हैं, इन ए बी को आप ज्वाइन कर दीजिए। अब ए बी को आपने ज्वाइन किया तो यहाँ से आपके पास एक यूनिक स्ट्रेट लाइन ऐसे पास करेगी। यूनिक स्ट्रेट लाइन ड्रा होगी कि नहीं होगी। तो अगर आप एक एक्सियोम्स इससे बनाना चाहें, इससे अगर आप एक एक्सियोम्स क्लियर करना चाहेंगे तो क्या होगा, इफ़ वी हैव 2 पॉइंट्स वी ड्रा ओनली 1 लाइन विच इज़ पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट्स। अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं तो उससे केवल और केवल हम एक ही स्ट्रेट लाइन ड्रा कर सकते हैं। अब अगर हम चाहें ए पर एक पॉइंट अगर आपके पास हो, इफ़ वी हैव ओनली 1 पॉइंट, हम कितने लाइन यहाँ से ड्रा कर सकते हैं, इनफाइनाइटली मेनी लाइन्स ऐसे ड्रा कर सकते हैं। नहीं, ऐसे यहाँ से भी ड्रा कर सकते हैं, ऐसे ना। तो ये जो पॉइंट ए और बी है, यहाँ से आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ड्रा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं तो उनके बीच में केवल और केवल आप एक ही स्ट्रेट लाइन ड्रा कर सकते हो। और मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको इसको क्लियर कट में बताया है कि अगर आपके पास किसी भी प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में अगर 2 पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं तो उनके बीच में आप उनको ज्वाइन कर देंगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिल जाती है। तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट निकला। सेकेंड में उन्होंने क्या कहा कि अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनफाइनाइटली। जो एक टर्मिनेटेड लाइन है, सपोज करिए ये एक टर्मिनेटेड लाइन है। क्यों टर्मिनेटेड है, क्योंकि इसके इन पॉइंट्स आप बता सकते हो ए बी है। अब इनको आप क्या कर सकते हो, इनफाइनाइटली मेनी इसे इंक्रीज कर सकते हैं ना। इस डायरेक्शन में भी इंक्रीज कर सकते हो और इस डायरेक्शन में भी इंक्रीज कर सकते हो। जहाँ तक आप इंक्रीज करना चाहो वहाँ तक आप इंक्रीज कर सकते हो ना। तो ये उनका सेकंड पोस्टुलेट था कि टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनिटली। एक टर्मिनेटेड लाइन को आप इंक्रीज कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, लेफ्ट साइड में भी बढ़ा सकते हो, राइट साइड में भी बढ़ा सकते हो। कहाँ तक बढ़ा सकते हो, जहाँ तक आपकी इच्छा हो। इट इज़ क्लियर। नाउ लेट अस कंसीडर थर्ड पोस्टुलेट। इन थर्ड पोस्टुलेट Euclid says that a circle can be drawn with any center and any radius। उन्होंने कहा कि अगर आप एक सर्कल ड्रा करना चाहो तो किसी भी सेंटर का, किसी भी रेडियस का आप सर्कल ड्रा कर सकते हो। सपोज डैट ये एक पॉइंट आपके पास है O, यहाँ से आप सर्कल ड्रा करने चाहते हो 5 सेंटीमीटर का। इफ़ वी वांट टू ड्रा अ सर्कल विच रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, देन इसे हम सेंटर कंसीडर करेंगे और इस सेंटर के थ्रू ऐसे हम सर्कल ड्रा करेंगे। ये 5 सेंटीमीटर रेडियस का हो गया। और भी अगर आप ड्रा करना चाहो, यहाँ से 3 सेंटीमीटर का ये हो गया। ऐसे 6 सेंटीमीटर का ड्रा करना चाहेंगे तो ऐसे हो जाएगा। तो ये जो आप ड्रा कर रहे हो, ये जो सर्कल आप ड्रा कर रहे हो, ये कितने हो सकते हैं। इनफाइनाइटली मेनी सर्कल वी हैव टू ड्रा फ्रॉम अ पॉइंट। एक पॉइंट से हम इनफाइनाइटली मेनी सर्कल्स ड्रा कर सकते हैं डिफरेंट रेडियस की। हम जितना चाहें उतना सर्कल हम ड्रा कर सकते हैं। ये उनका थर्ड पोस्टुलेट था। फोर्थ में उन्होंने क्या कहा
ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन एंड अदर। उन्होंने कहा कि जितने भी राइट एंगल्स होते हैं, जितने भी राइट एंगल्स होते हैं वो सारे एक दूसरे के इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं आइए देख लेते हैं। उनकी वैल्यू जो होती है वो इक्वल हो जाती है। एंगल की वैल्यू क्या होती है? इक्वल होती है। सपोज दैट ABC is a right angle. Now we have to draw another angle. एक ट्रायंगल सपोज करिए, कंसीडर कर लिए ABC, एक आपने ट्रायंगल कंसीडर कर लिया और जिसमें एंगल B क्या है आपका 90 डिग्री का है। अगर हम AB लाइन सेगमेंट को PQ कंसीडर करें, सपोज करिए PQ हो गया, और अब आपने एक ट्रायंगल ड्रा किया PQR, ये भी एक राइट ट्रायंगल है ना। अब इसमें देखिए ये जो राइट एंगल है, ये जो राइट एंगल है, इन दोनों ट्रायंगल में राइट एंगल की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री है ना, चेंज तो नहीं है। अब इस ट्रायंगल के जो साइड्स हैं ये डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, इस ट्रायंगल के साइड्स भी डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। यहाँ पर अगर हमने 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर कंसीडर किया और ये आपका 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। यहाँ पर अगर हमने 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर कंसीडर किया तो ये आपका 10 सेंटीमीटर आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो ये वैल्यू जो हमें डिफाइन होती है साइड की वैल्यू तो डिफरेंट डिफरेंट है, बट जो आपका एंगल है ये 90 डिग्री का ही तो दोनों का है। तो इससे क्या कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में डेवलप हुआ? कहने का मतलब हुआ कि जितने भी राइट एंगल्स होते हैं उनकी वैल्यू सेम होती है। जितने भी एक्यूट एंगल होंगे क्या उनकी वैल्यू सेम होगी? एक्यूट एंगल कई टाइप की क्रिएट आप कर सकते हो, कितने कितने डिग्री का, 0 से 90 के बीच में चाहे जो आप ड्रा करिए। यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू बताई जा रही है 90 डिग्री की। 90 डिग्री का जो आपका एंगल होगा वो राइट एंगल होगा और जितने भी राइट एंगल होंगे वे इक्वल होंगे। अगर यहाँ पर मैं ये ऐसे कहता कि ऑल एक्यूट एंगल्स आर इक्वल टू वन एंड अदर, जितने एक्यूट एंगल हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं, ये बात गलत हो जाती। क्यों? क्योंकि एक्यूट एंगल में आपके पास कई हैं, 0 से लेकर आप 90 के बीच में कुछ भी चूज कर सकते हो ना। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या कहा कि ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन एंड अदर, जितने राइट एंगल होते हैं वे एक दूसरे के इक्वल होते हैं ना यहाँ पर। तो ये वैल्यू यहाँ पर डिफाइन हो जाती है, एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास डिफाइन है। और 5th पोस्टुलेट में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आपके पास एक लाइन है और 2 लाइंस ऑलरेडी आपके पास हैं। सपोज दैट ये L लाइन है और एक लाइन M ऐसे है N, और आपने एक लाइन ऐसे ड्रा किया जो इसको 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट किया, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर कट किया। सपोज करिए ये पॉइंट आपका P हो गया, ये पॉइंट आपका Q हो गया। अब ऐसी कंडीशन में उन्होंने कहा कि वन साइड का, इस लाइन के वन साइड का आप इंटीरियर एंगल्स जो हैं, इंटीरियर एंगल्स वन साइड के, जिसको हम कोई इंटीरियर एंगल भी कहते हैं, क्या कहते हैं? कोई इंटीरियर एंगल भी कहते हैं। इन दोनों का आप सम करिए। सपोज दैट ये x है, ये y डिग्री है और इन दोनों का हमने सम कर लिया x + y। अब इन दोनों का अगर सम करने पर ये वैल्यू जो है 2 राइट एंगल्स का मतलब 180 डिग्री से अगर लेस है, 180 डिग्री से लेस है, तो ऐसी कंडीशन में अब इसी साइड में इन दोनों लाइन को आप इंक्रीज करते चले जाओगे तो ये दोनों लाइन कहीं ना कहीं एक दूसरे को मीट करेंगी। ये दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगी। किस साइड में? जिस साइड में एंगल का सम 180 डिग्री से कम आया है। जिस साइड में एंगल का सम 180 डिग्री से कम आएगा उस साइड में इन दोनों लाइंस को अगर आप इंक्रीज करोगे, प्रोड्यूस कर सकते हो ना, तो अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो प्रोड्यूस करते हुए जाओगे तो कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएंगी। ये कंडीशन उन्होंने बताया। अच्छा, अगर ये दोनों आप ऐड किए, ये 180 डिग्री आपको रिजल्ट में दे देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? कमेंट सेक्शन में ये वैल्यू आप जो है डिफाइन करके मुझे बताइएगा कि अगर 2 लाइंस आपने ड्रा किया है और एक लाइन आपने ऐसा ड्रा किया है, ट्रांसवर्सल लाइन, जो लाइंस को 2
डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर कट करता है और उनके कोई इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री आता है, तो ऐसी कंडीशन में लाइन L और लाइन N क्या होंगी। यहाँ पर मैंने तो बता दिया इन दोनों का सम 180 से कम है, 180 से कम है तो क्या वैल्यू डिफाइन करते हैं। अब अगर 180 के इक्वल है तो क्या वैल्यू डिफाइन करते हैं ये दोनों लाइन, इसे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसका आप नोट्स भी बनाइए और लर्न भी करिए क्योंकि ये थ्योरेटिकल चैप्टर है। ओके।